अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टिपिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके 3 स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए थे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो है हमने किन स्टेप्स से गुजरना होता है। तो उसमें स्टेप नंबर फर्स्ट था मेथड सिलेक्शन, चूजिंग मेथड या मेथड सिलेक्शन। मेथड सेलेक्ट करना कि आप किस मेथड से कंसंट्रेशन या अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, क्वांटिटी आप किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मेथड सेलेक्ट करना होता है। दूसरी जो बात थी वो क्या थी, एक्वायरिंग सैंपल, कि आप सैंपल कैसे लेंगे, मतलब इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, इट मस्ट बी ट्रू सैंपल। और थर्ड नंबर क्या था, प्रोसेसिंग द सैंपल, सैंपल को प्रोसेस कैसे करेंगे, मतलब अगर वो डिज़ोल्व नहीं होता, अगर डिज़ोल्व होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर हमने केमिकल डिसोल्यूशन करने होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का फोर्थ स्टेप क्या है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टेप नंबर फोर्थ क्या है। हमने मेथड भी सेलेक्ट किया, हमने सैंपल भी लिया, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी हमने लिया, हमने सैंपल को प्रोसेस भी किया। ठीक, तो क्या अब हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, क्या अब हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे? द आंसर इज़ नो, नहीं, अभी एनालिसिस स्टार्ट नहीं करनी है, बल्कि अब इस सॉल्यूशन से, इस सैंपल से वो चीज़ रिमूव करनी है जो कि रिजल्ट को चेंज करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक, तो स्टेप कौन सा हो गया, उस इंटरफेरेंट का रिमूवल। सो एलिमिनेशन आर एलिमिनेटिंग इंटरफेरेंसेस, एलिमिनेटिंग इंटरफेरेंसेस। इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंट हर उस केमिकल को कहते हैं जो रिजल्ट को अल्टर करे, और रिजल्ट दो तरीक़ों से अल्टर होता है, या तो एक्चुअल से ज़्यादा शो होगा और या एक्चुअल से कम शो होगा। उस इंटरफेरेंट की मौजूदगी में, उस दूसरे केमिकल की मौजूदगी में, इंटरफेरेंट जो इम्प्योरिटी भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, ठीक, उसकी मौजूदगी में या तो रिजल्ट एक्चुअल से ज़्यादा होगा या एक्चुअल से कम होगा। हमें एक्चुअल रिजल्ट चाहिए, हमें एक्चुअल रिजल्ट या नियर टू एक्चुअल रिजल्ट कम से कम हमें चाहिए होता है। सही, तो हमने क्या करना होता है, इंटरफेरेंट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि लेट सपोज, देखो लेट सपोज हम, ये हमारा एनालाइट है, एनालाइट उसको कहते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जो जिसकी कंसंट्रेशन हम मेजर करने जा रहे होते हैं उसको एनालाइट कहते हैं। ठीक, और जो एनालाइट के साथ बाकी चीज़ें होती है, चाहे उसको इसके रिजल्ट को अफेक्ट करे या ना करे, उसको मैट्रिक्स कहते हैं, MATRIX, मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इज अदर देन एनालाइट, एनालाइट रिमूव कर दे बाकी सी चीज़ क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब इस मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, इसमें एक ऐसा स्पीशीज हो सकता है जो कि इसके रिजल्ट को क्या कर दे, कम या ज़्यादा कर दे, इसके रिजल्ट को जो है क्या करे, कम या ज़्यादा शो करे, उसको फिर इंटरफेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंट। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस मेथड से हम इस एनालाइट को फाइंड आउट करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, जिस प्रॉपर्टी से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी ये भी शो करता है, वही प्रॉपर्टी ये भी शो करता है। तो जब हम सॉल्यूशन में से इसको फाइंड आउट करेंगे किसी प्रॉपर्टी की मदद से, तो वो प्रॉपर्टी, तो ये इंटरफेरेंट भी वही प्रॉपर्टी शो करता है, तो हमें ऐसा शो होगा कि ये ब्लैक मार्कर जो है सॉल्यूशन में ज़्यादा है, ये जो हमने ब्लैक सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये रेड भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो ये ब्लैक शो करता है।
तो इशू ये है असल में कि ऐसे बहुत कम प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि एक केमिकल के सिर्फ और सिर्फ उसी के होते हैं और वो दूसरे केमिकल के नहीं होते। ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि एक केमिकल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें से बहुत सारे प्रॉपर्टीज दूसरे केमिकल के भी होते हैं। कुछ प्रॉपर्टी पे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी कॉमन में होते हैं। सही। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है, ऐसी प्रॉपर्टीज की ढूंढनी है जो कि इसकी क्या हो, सिर्फ इसकी हो और बाकी किसी के साथ इसके मुश्तरका ना हो। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी मिली तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर कि ऐसी प्रॉपर्टी जो बाकी सोल्यूशन में किसी चीज़ की भी ना हो, तो फिर तो इंटरफेरेंट नहीं होगा। ठीक। लेकिन अक्सर इंटरफेरेंट होता है, तो हमें इसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। इसकी रिमूवल के मेथड हम पढ़ेंगे, हाउ टू रिमूव इंटरफेरेंसेस। ठीक। तो इंटरफेरेंट क्या है, हर वो स्पीशीज, इंटरफेरेंट इज अ स्पीशीज दैट कॉजेज एन एरर इन एनालिसिस। एनालिसिस में एरर लेके आते, इसको इंटरफेरेंट कहते हैं। तो ये 4th नंबर स्टेप है कि हमने इसको रिमूव करना होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। 5th नंबर स्टेप क्या है, कैलिब्रेटिंग एंड मेजरिंग कंसंट्रेशन। कैलिब्रेटिंग एंड मेजरिंग कंसंट्रेशन, मेजरिंग प्रॉपर्टी एक्स। अब हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। हमने ये जो केमिकल था जो रिजल्ट को चेंज कर रहा था, इसको हमने रिमूव किया। कैसे रिमूव करते हैं, अलग, वो अलग स्टोरी है, अलग टॉपिक है। ठीक। अब ये रिमूव हो गया, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसकी किसी प्रॉपर्टी को हमने फोकस करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते, हम इसकी किस प्रॉपर्टी से इसकी अमाउंट को मालूम कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। सही है। सो मेजरिंग प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी लेट सपोज हम उसको कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी एक्स है। प्रॉपर्टी एक्स को फाइंड आउट करते हैं, मेजरिंग प्रॉपर्टी एक्स दैट में बी फिजिकल में भी केमिकल। फिजिकल भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दैट प्रॉपर्टी, ये थोड़ा मैं इसको बेंड कर दो ताकि बोर्ड पूरा नजर आ जाए। दैट प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है देखो एक्स, ये एक्स मैंने नीचे भी लिखा है, ये प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बहुत अच्छा होगा। दैट प्रॉपर्टी इज मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा शो होगी कंसंट्रेशन उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। अब ये तो प्रोपोर्शनलिटी हो गया। इस प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट लगाते हैं के, और इस के को मेजर करना कैलिब्रेशन कहलाता है। इस के को, प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को फिर मेजर करना क्या कहलाता है, कैलिब्रेशन कहलाता है। जाहिर बात है, प्रोपोर्शनलिटी, हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी पे रिप्लेस किया, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल पे रिप्लेस करते हैं तो साथ एक कांस्टेंट भी आता है, और ये कांस्टेंट किसकी जगह आया है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की जगह आया है। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू, ये कांस्टेंट फाइंड आउट करना, ये कैलिब्रेशन कहलाता है। ठीक। कैलिब्रेशन इसको भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट के रिस्पांस को भी कैलिब्रेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट के रिस्पांस को क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन। कि हमने लेट सपोज हमें पता है कि हमने एक और सोल्यूशन लिया है, हमने एक और सोल्यूशन लिया है और हमें उसमें पता है कि 20 ppm इसमें हमारा सब्सटेंस है। अब इंस्ट्रूमेंट ने अगर 19 शो किया तो फिर भी ठीक है, 18 शो किया फिर भी ठीक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट लेट सपोज 100 शो कर रहा है और हमें पता है कि इधर 20 है। इसका मतलब है हमारा इंस्ट्रूमेंट अभी बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हमने इसके नॉब्स वगैरह को क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। इसको भी कैलिब्रेशन कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना। ठीक। अच्छा, तो मेजरिंग, हम मेजरमेंट करते हैं। 5th स्टेप में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट के बाद क्या है, जाहिर बात है कैलकुलेशन है। ठीक। तो स्टेप नंबर 6 क्या है, कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स। कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना।
कैलकुलेटिंग द रिजल्ट, कैलकुलेटिंग एनालाइट कंसंट्रेशन, एनालाइट की कंसंट्रेशन को अब कैलकुलेट करना, कहाँ से? फ्रॉम डेटा। ठीक, मेजरमेंट हमने की है, तो मेजरमेंट हम इधर कंसंट्रेशन फाइंड आउट की इंस्ट्रूमेंट से, इस स्टेप में आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। अब आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ले अवेलेबल डेटा से। ठीक, तो ये कैलकुलेटिंग कहलाता है। इसमें हमने समरी वगैरह लिखनी है कि क्या क्या ऐसी कोई न्यू पॉइंट्स तो नहीं आए हैं। ठीक, इस कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स के साथ साथ हम समरी भी लिखती है, हम अनसर्टेनिटी भी लिखते हैं कि इतनी इसमें अनसर्टेनिटी है। ठीक, और चूंकि फोर्थ सेमेस्टर में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो सारी चीज़ें इधर आती है। ठीक है, हमारे कैलकुलेशन में। अच्छा, सेवंथ लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये है इवैल्यूएटिंग रिजल्ट बाय एस्टिमेटिंग इट्स रिलायबिलिटी। अब हमने ये रिजल्ट जो हमारे पास 6 नंबर स्टेप में जो रिजल्ट्स आ गए ना, ये हमने चेक करने है कि ये रिलायबल है भी कि नहीं है। ठीक, इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है। सो चेकिंग द रिलेवेंसी कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है, ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ठीक, कि ये उससे रिलेवेंट है भी कि नहीं है। ये जो हमारे एनालिसिस है, ये जो हमारा एनालिसिस है कि आया ये रिजल्ट के साथ, ये प्रॉब्लम के साथ, ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ रिलेवेंसी रखता भी है कि नहीं रखता। ठीक, तो इस चीज़ को चेक करना होगा। ठीक, ऐसा भी होता है कि लेट सपोज हमारे रिजल्ट जो है वो उसके साथ मैच ना हो, वो उससे बहुत अवे हो, तो हमने क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होगा, या बिल्कुल शुरू से नया एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करना होगा। अगर रिजल्ट में गड़बड़ ज़्यादा आ गई और ओरिजिनल जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक, जो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, अगर इसमें हम फेल हो गए तो हमने क्या करना होगा? हमने दोबारा, जाहिर बात है, शुरू से जो है एक्सपेरिमेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोबारा करना होगा। ठीक है। अच्छा, तो टिपिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास 7 स्टेप्स हो गए। टिपिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? मेथड चूज करना, चूजिंग मेथड। ठीक, कि किस मेथड से हमने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। स्टेप नंबर सेकंड क्या है? एक्वायरिंग सैंपल। सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, ट्रू सैंपल होना चाहिए जो एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर दे। ठीक, एक्वायरिंग सैंपल इसको कहते हैं। अब इस सैंपल को प्रोसेस करना है। कभी कभी विदाउट प्रोसेस भी होता है, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को कि वाटर है या सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन रेडीमेड सोल्यूशन है, या वाटर है ओशन सी का टेप वाटर है और उसका पीएच फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसमें तो इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सैंपल को प्रोसेस करने की। ठीक, लेकिन अगर साल्ट है, ठीक, या और है, आपने और को क्या करना है? प्रोसेस करना होगा, तो वो शायद वाटर में डिज़ोल्व ना हो, तो उसको हमने एसिड में डिज़ोल्व करना होगा। फिर हमने उसमें ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है, ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। तो हमने इसमें प्रॉपर्टी भी, जिस तरह के एक एग्जांपल मैंने मैंगनीज़ का दिया था कि मैंगनीज़ में हम मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो KMnO4 में कन्वर्ट होता है, और फिर हम उसको आसानी से जो है विजिबल रीजन में लाइट की थ्रू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल जो है वो आसान स्टेप नहीं है, उसमें ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर वो प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो तब। ठीक, अच्छा, प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल के बाद हमने आज ये लेक्चर पढ़ लिया कि अब हमने इंटरफेरेंट को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, और फिर जो है कैलिब्रेशन करनी है, ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है, ऐसी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो कि कंसंट्रेशन के क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक, और फिर हमने कैलकुलेशन करने हैं, और उन कैलकुलेशन को इवालुएट करना है कि ये करेक्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, रिलायबल है कि नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।